नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए बहुत डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कमाल की कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, कहानी थोड़ी बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि कमाल की स्टोरी भी है, तो मैं कहूंगा कि आप अपने कानों में ईयरफोन अच्छे से ठूंस लीजिए ताकि स्टोरी सुनते हुए कोई व्यवधान न पड़े। साथियों, आज की कहानी हमारी एक फ्रेंड ने हमारे साथ शेयर की है जो उसी जगह की रहने वाली है जहां पर यह बहुत ही डरावनी घटना हुई थी। और आज की कहानी मेरे ही स्टेट से जुड़ी हुई है, यानी राजस्थान से। तो जिन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर की है उनका नाम है रक्षा। तो रक्षा के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हाईवे पड़ता है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब पुलिस और बाकी लोगों को तो यही लगता है कि अगर हाईवे है तो एक्सीडेंट होना नॉर्मल बात है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वहां के बुजुर्ग जो कहानी उस बारे में बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है और उनके कहे अनुसार तो आज भी वो चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ये सभी हादसे हो रहे हैं। उस हाईवे के बीच में एक जंगल पड़ता है और जंगल में कुछ आत्माओं का वास है जो आज से नहीं कई सालों से वहां पर रहती हुई आ रही है। और वहां के बुजुर्ग जब उन आत्माओं के बारे में बताते हैं तो सभी उनकी बातों को केवल कहानी ही मानते हैं, लेकिन वहां पर होने वाले हादसे कुछ अलग ही हकीकत बयां करते हैं। एक बार वहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट और प्रोफेसर अपनी रिसर्च करने के लिए उन जंगलों में चले गए थे, लेकिन दूसरे दिन न तो वहां पर वो स्टूडेंट नजर आए, नहीं उनके प्रोफेसर। पुलिस ने जब उस पूरे जंगल की खोजबीन की तो उनके हाथ केवल उनके शरीर के कुछ टुकड़े ही लगे। ये खौफनाक हादसा सामने आने के बाद दोबारा उस हाईवे के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। लोग रात को तो छोड़ो, दिन में भी उस हाईवे की ओर जाने में खौफ खाने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इस दुनिया में कुछ बुरा है तो उसका सामने करने के लिए कुछ अच्छाई भी मौजूद है। साथियों, मैं नहीं जानता कि आज जो हादसा मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर आप विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन वहां पर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा डरावना है और वास्तविकता से काफी हद तक मेल खाता है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। और आप लोग केवल कमेंट अपना नाम ही लिखते हो। अरे भाई, कम से कम उस कहानी के बारे में तो बताओ, उस पर अपने विचार प्रकट करो। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि आज की स्टोरी को हम रक्षा के पर्सपेक्टिव से ही सुने। नमस्कार साथियों, मैं हूं रक्षा। साथियों, ये कहानी है एक रियल हॉन्टेड प्लेस की, बाहरी घाटा, जिसे स्थानीय लोग मौत की घाटी के नाम से जानते हैं। नेशनल हाईवे 52 से सटकर एक छोटा सा कस्बा है सिरोही, जिसे देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है न दिलचस्प। एक तरफ मौत की घाटी बाहरी घाटा और दूसरी तरफ देवनगरी सिरोही। अपने आप में एक अद्भुत अनूठा सा सच। ये नगर बसा है रजवाड़े राजस्थान की गोद में, जिसे इस वीरधरा का जिला होने का गौरव भी प्राप्त है, मेरा अपना गृह जिला। दरअसल ये शहर सिरोही तीनों तरफ से बाहरी घाटे की गोद में बसा है। अब 4 लेन बन जाने के बाद इस घाटे को काफी हद तक पाटकर कम किया गया है, पर इसकी विभत्सता आज भी उतनी ही भयावह है। आए दिन यहाँ भयानक सड़क हादसे होते रहते हैं जिनकी विभत्सता हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन भयानक हादसों के पीछे क्या राज है। इन भयावह दुर्घटनाओं और मौतों का सिलसिला आज कल का नहीं है, सालों से चला आ रहा है। शायद जब से ये हाईवे बना तब से, या फिर उसके पहले भी कुछ हुआ हो, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इस जगह का इतिहास किसी को पता नहीं है कि आखिर यहाँ इतने भयानक हादसे होते क्यों हैं। इनकी शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। पर हाँ, इस जगह की विभत्सता और मनहूसियत से बचने के लिए कई वर्षों पहले स्थानीय लोगों ने यहाँ हाईवे पर राजपुरा के निकट बजरंग बली का मंदिर स्थापित किया।
ताकि यहाँ बसने वाली दुरात्माओं से उनकी रक्षा हो सके। बस तब से लेकर आज तक निरंतर यहाँ से गुजरने वाला हर वाहन श्री बालाजी के चरणों में हाजिरी लगाकर और प्रसाद पाकर ही आगे बढ़ता है। आप लोगों में से यदि कोई यहाँ से गुजरा हो, दरअसल हमारे यहाँ माउंट आबू को देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, अथवा आप भविष्य में कभी इस हाईवे से सफ़र करेंगे तो इस जगह का यह अद्भुत दृश्य देखने का अवसर ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ न केवल स्थानीय वरण इस हाईवे से निरंतर सफ़र करने वाले प्रत्येक वाहन चालक को इस जगह और घाटे वाले हनुमान जी के चमत्कारों के रहस्यों की जानकारी है। फिर चाहे वो कोई ट्रैवल बस हो, कोई सरकारी बस, ट्रक, टैंकर, ट्रोलर, निजी वाहन, स्कूल बस, सरकारी वाहन, लोरी इत्यादि कोई भी वाहन हो, सब यहाँ धोख लगाकर बालाजी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। सालों पहले ये मंदिर एक छोटे से देवलिये के रूप में स्थापित था, पर समय के साथ साथ और श्री बालाजी के प्रत्यक्ष चमत्कारों के प्रभाव से लोगों की इनमें आस्था बढ़ती ही गई और आज ये मंदिर काफ़ी बड़ा बन गया है। यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस खौफनाक घाटे से गुजरने वाला हर इंसान मन ही मन अपनी सलामती की दुआ करते हुए यहाँ से गुजरता है। यहाँ होने वाले हादसे अपने आप में इतने भयावह होते हैं जिसका जिक्र भी करना रोंगटे खड़े करने वाला होता है। इस जगह से खुद मेरी अपनी भी एक खौफनाक याद जुड़ी है। वैसे तो सिरोही हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसलिए यहाँ ऑलमोस्ट जाना आना लगा ही रहता है। कभी एग्ज़ाम, कभी कोई पेपर वर्क, इस सिलसिले में अक्सर यहाँ जाना ही पड़ता है। चूँकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर है, सो हम अक्सर बाइक से ही यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। बचपन में बस से भी जाते थे, पर इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस साल सावन के एक सोमवार पर हम शिवगंज काम्बेश्वर महादेव के दर्शन हेतु गए थे। शिवगंज सिरोही शहर से भी 30 किलोमीटर आगे पड़ता है और ये सिरोही ज़िले की एक तहसील भी है। यहाँ जाने के लिए भी इसी हाईवे और बाहरी घाटे से होकर गुजरना पड़ता है। शिवगंज जाते समय बाहरी घाटे की टनल, जिसमें प्राकृतिक रूप से निरंतर पानी टपकता रहता है, पार करनी पड़ती है। हमारे उस सफ़र से ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले यहाँ एक बड़ा ही भयानक हादसा हुआ था, जिसमें भरी बरसात में टनल की मरम्मत करने आए कुछ श्रमिकों की जेसीबी द्वारा हटाए जा रहे मलबे के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई थी। उस दिन जाते समय तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, लेकिन जब हम शाम को वापस आ रहे थे, मैं, मम्मी और पापा, तब जैसे ही हमने उस टनल में प्रवेश किया, अचानक ही हमें कई चीखें एक साथ सुनाई दी और ये आवाज़ें तब तक आती रही जब तक कि हमने वो टनल पार न कर ली। वहाँ उस टाइम हमारी बाइक के अलावा सड़क पर सिर्फ एक ट्रक था। उस घटना के बाद हमने घर पहुँचने तक अपना मुंह तक नहीं खोला और घर आकर जब मैंने मम्मी पापा से उन आवाज़ों के बारे में पूछा तो मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें भी वो आवाज़ें आ रही थी, पर पापा को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। उस हादसे ने सच में सोचने को मजबूर कर दिया था कि आखिर वो सब सच था या वहम। अगर वहम था तो मुझे और मम्मी को एक साथ कैसे, और सच था तो पापा ने कैसे नहीं सुना? ये सवाल मैं हर रोज़ अपने आप से ही पूछती हूँ, पर कभी कोई जवाब नहीं मिलता। बस मिलते हैं तो और कई अनसुलझे सवाल। पर वो कुछ लोग होते हैं ना, जो ऐसी किसी सुपरनेचुरल पावर पर विश्वास नहीं करते और इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महज एक अंधविश्वास का नाम ही देते हैं। बस कुछ इसी तरह की मानसिकता लिए कुछ सालों पहले यहाँ सिरोही में एक नवनियुक्त आईएएस अधिकारी श्री कमल कुमार सक्सेना जी की पोस्टिंग हुई थी। सक्सेना जी की ये पहली पोस्टिंग थी, सो उनमें काम करने का जज्बा भी बेहद शानदार था। वे अत्यंत ही कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय भी थे। यहाँ ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने पहली बार बाहरी घाटे और इसके अनुपम सौंदर्य को देखा तो वे इसके कायल ही हो गए और उनके मन मस्तिष्क में यहाँ इको टूरिज्म के विकास की संभावनाओं के विचार ने जन्म लिया। जब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने पीए से किया तो उन्होंने उन्हें इस जगह के खौफनाक सच से रूबरू करवाया। लेकिन सक्सेना जी का ऐसी किसी अंधविश्वास वाली बातों में कोई विश्वास नहीं था।
उन्होंने अपने पीए के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें खूब लताड़ पिलाई। अरे क्या आप भी गुप्ता जी ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हैं? अरे भला मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी सड़क या हाईवे हैं जहां पर एक्सीडेंट्स नहीं होते? तो क्या हर हाईवे हर सड़क हॉन्टेड है? बोलिए। पीए गुप्ता जी ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, पर आप ही सोचिए, क्या यहां से गुजरने वाला हर इंसान अंधविश्वासी है? क्या इतने लोगों में किसी ने सही गलत के बारे में नहीं सोचा होगा? यहां से गुजरने वाले ट्रक पूरे देश में माल सप्लाई करते हैं, फिर भी क्यों इसी जगह आकर हनुमान जी के दर्शन बिना आगे नहीं बढ़ते? माना सर कि वे लोग कम पढ़े लिखे और अनपढ़ हैं, पर वास्तविक और पारलौकिक घटनाओं के अंतर को तो समझ ही सकते हैं। और फिर सर जी, ये कोई आजकल की बात तो है नहीं, बरसों बीत गए, पर बाहरी घाटे का खौफ अब भी वैसा का वैसा ही है। जरा सोचिए सर, ये हाईवे हमारे पूरे जिले के ठीक बीच में से गुजरता है, जहां सब तरफ ऐसा ही जंगली इलाका है, फिर भी कहीं इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते, तो फिर आखिर यहां आकर ऐसा क्या हो जाता है जो लगभग हर रोज इतने हादसे होते हैं, और वो भी इतने दर्दनाक कि कभी कभी तो लाशों की जगह उनके टुकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। ये कहते हुए गुप्ता जी ने एक गहरी सांस छोड़ी। उनकी बातें सुनकर कलेक्टर साहब भी एक बारगी तो सकते में आ गए, पर फिर उन्होंने खड़े होकर गुप्ता जी के कंधे पर हाथ रखा और उनका मखौल उड़ाते हुए बोले, डोंट वरी गुप्ता जी, आप इतना प्रेशर मत लीजिए और इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाइए। मुझे बाहरी घाटे की हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो इसकी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। उन्होंने गुप्ता जी के कंधे को थपथपाते हुए कहा, सो लेट्स डू वर्क, इज दैट क्लियर? अब इस टॉपिक पर कोई और बात नहीं होगी, अंडरस्टैंड? गुप्ता जी ने कलेक्टर साहब को इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली थी, पर अंततः उन्हें मन सोचकर चुप रह जाना पड़ा। सक्सेना जी अपनी जिद के पक्के थे और सीनियर भी। गुप्ता जी चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए और इस खूनी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। कुछ महीनों में सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली गई और फिर इस मौत के घाटे बाहरी घाटे में इको टूरिज्म कैंप शुरू कर दिया गया। इको टूरिज्म कैंप शुरू करने के कुछ दिनों बाद एक निजी विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप यहां एजुकेशनल टूर पर आया। राजपुरा के निकट जंगल के बीचों बीच उनका इको टूरिज्म कैंप लगाया गया। उस जगह की सुंदर और रमणीय प्राकृतिक आभा सभी का मनमोह लेने वाली थी। 10 स्टूडेंट्स के इस ग्रुप में 6 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थे। उनके साथ एक प्रोफेसर भी थे। ये लोग यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और यहाँ पैदा होने वाले धव नामक औषधीय वृक्ष के बारे में, यहाँ की मिट्टियों और जलवायु की दशाओं आदि का अध्ययन करने आए थे। सब यहाँ आकर बहुत खुश भी थे, लेकिन उन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो थे हमारे कलेक्टर साहब कमल जी। वे खुद इन लोगों का स्वागत करने यहाँ आए थे। आज उनकी कोशिश जो रंग लाई थी। आज तक जिस जगह को लोग शापित और मनहूस मानकर दिन में भी यहाँ से गुजरने से कतराते थे, वहीं आज ठीक इस भयानक जंगल के बीचों बीच इतने लोग 5 दिन के टूर पर आए थे। ये देखकर वे फूले नहीं समा रहे थे। वहीं गुप्ता जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, पर अब उनके वश में कुछ भी नहीं था। कलेक्टर साहब ने थोड़ा टाइम प्रोफेसर साहब और उन स्टूडेंट्स के साथ बिताया और फिर शाम गिरने से पहले सिरोही लौट गए। अब वहां उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच वे 11 लोग, हर खतरे से अनजान, अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने काम में लगे हुए थे। रात को अंधेरा घिर जाने के बाद वे सब लोग कैंप फायर जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे अपने प्रोफेसर के दिशा निर्देशों को सुन रहे थे। प्रोफेसर उन्हें सारी गाइडलाइंस बता रहे थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जंगल में अकेले कहीं नहीं जाना है, वगैरह वगैरह। तभी अचानक उन लोगों को किसी के आने की आहट सुनाई दी। आहट सुनकर प्रोफेसर साहब सबको शांत रहने का संकेत करते हुए बोले, सब शांत हो जाओ, लगता है शायद कोई आ रहा है। एक स्टूडेंट प्रिया ने उनसे पूछा, हाँ सर, किसी के आने की आहट तो सुनाई दे रही है, पर यहाँ जंगल के बीचों बीच इतनी रात को कौन आ सकता है?
वे बोले, पता नहीं प्रिया, पर कोई तो जरूर है। हंसते हुए एक लड़का दीपक बोला, कोई जानवर होगा सर। और कौन हो सकता है आधी रात को इस जंगल में? एक लड़के शिवम ने कहा, नो दीपक, इट्स नॉट गोइंग टू बी फनी। कोई तो है। ये आवाज किसी जानवर के चलने की नहीं, बल्कि इंसानी कदमों के चलने की है। वो भी एक नहीं, शायद 5 से 6 लोगों के चलने की आवाज है। प्रोफेसर साहब बोले, शिवम ठीक कह रहा है, ये एक नहीं, एक साथ 4-5 लोगों के चलने की आवाज है। नीलम ने पूछा, तो फिर वो लोग कौन है सर, और अब तक आए क्यों नहीं? प्रोफेसर साहब बोले, पता नहीं, शायद कोई आदिवासी लोग हो जो यहां आसपास कहीं रहते हो। एक स्टूडेंट रुचिका ने कहा, लेकिन सर जहां तक मुझे पता है, सिरोही बाहरी घाटा के जंगलों में कोई आदिवासी जाति नहीं रहती। यहां आने से पहले मैं इस जगह के बारे में रिसर्च कर चुकी हैं। इस टाइम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट सर। प्रोफेसर साहब ने रुचिका से पूछा, बट क्या रुचिका? वो बोली, एक्चुअली सर, वो सर। प्रोफेसर साहब हंसते हुए बोले, अरे रुचिका बट से आगे भी बढ़ो बेटा। रुचिका की खिल्ली उड़ाते हुए दीपक बोला, लगता है सर इस जंगल में आने के बाद डर के मारे रुचिका जी की जबान ही अटक गई है, शायद। दीपक पर भड़कते हुए राहुल ने कहा, जस्ट सेट अप। दीपक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुचिका का मजाक उड़ाने की? राहुल के इस बिहेवियर को देखकर सब शॉक्ड हो गए। रुचिका भी अनकंफर्टेबल हो गई। सब उसके तथा राहुल की तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वहां का माहौल एकदम शांत सा हो गया था। प्रोफेसर साहब यौवन के इस जोश को समझ रहे थे और साथ ही अचानक सबके सामने अपने लिए राहुल द्वारा किए गए इस प्रतिकार से असहज हुई रुचि की मनोदशा भी उनसे छिपी नहीं थी। इसलिए माहौल को फिर से नॉर्मल करते हुए वे बोले, बी साइलेंट एवरीवन। हाँ तो रुचिका तुम कुछ बता रही थी? वो बोली, जी सर, एक्चुअली जहां तक मैंने सुना है ये जगह नॉर्मल नहीं है। रुचिका के मुंह से ये बात सुनकर सब शॉक्ड होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रोफेसर साहब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रुचिका कहना क्या चाहती है। इसलिए उन्होंने फिर उससे पूछा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो रुचि? उसने कहा, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आप सबको कैसे बताऊं। एक्चुअली सर, लोगों का मानना है कि इस बाहरी घाटे में बुरी आत्माओं का वास है। ये जगह शापित है सर। प्रोफेसर साहब बोले, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो रुचिका? पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड होने के बाद भी तुम ऐसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। दीपक ने एक बार फिर रुचिका की हंसी उड़ाते हुए कहा, अब ऐसे ऐसे लोग भी पीएचडी करके प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। तभी राहुल चिल्लाया, दीपक, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये कहते हुए राहुल दीपक पर झपट पड़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। प्रोफेसर साहब और दूसरे लड़कों ने बीच बचाव किया और उन दोनों को अलग किया। प्रोफेसर साहब ने उन दोनों को खूब डांट भी लगाई और आगे से ऐसा न करने की स्पष्ट वार्निंग भी दे दी। इस सब हंगामे के बीच सब उन कदमों की आवाजों को भूल गए। प्रोफेसर साहब ने भी मीटिंग ओवर करके सबको सो जाने का आदेश दे दिया। सब अपने अपने कैंप में आकर सो गए। एक्चुअली राहुल और दीपक के झगड़े में उन लोगों के मन में पैदा हुआ डर कहीं गुमसा हो गया था। सब लोग लगभग उन आवाजों को भूल से गए थे। रुचिका और ग्रुप में शामिल 3 और लड़कियां चारों एक ही बड़े से कैंप में सो रही थी। उनका कैंप बाकी के 2 कैंपों, जिनमें प्रोफेसर साहब और ग्रुप में शामिल लड़के रुके हुए थे, लड़कियों का कैंप ठीक बीच में था, ताकि वे सेफ रहे और रात में घबराए नहीं। सब लोग अपने अपने कैंप में सो चुके थे, पर रुचिका अब भी जगी हुई थी। उसके दिमाग में राहुल के द्वारा किया गया अग्रेसिव बिहेवियर घूम रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ने उसके लिए अचानक ऐसा बिहेव क्यों किया। उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था कि तभी उसे वापस वही कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें सुनते ही उसका दिल बैठ गया। जो डर उसके दिलो दिमाग से मिट चुका था, उसने फिर अंगड़ाई ली। डर के मारे रुचिका ने अपनी चादर माथे तक खींच ली और उसमें दुबक कर सो गई। पर वो आवाजें तो निरंतर तेज ही होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ लोग तेजी से चलकर उनकी तरफ आ रहे हों।
अंततः जब उससे सहा नहीं गया तब उसने हिम्मत करके अपनी फ्रेंड प्रिया, स्नेहा और नीलम को जगाया। नींद से जागते हुए स्नेहा ने पूछा, क्या हुआ रुचिका, सब ठीक है ना? वो बोली, सब ठीक होता तो मैं तुम लोगों की नींद क्यों खराब करती यार? नीलम ने पूछा, लेकिन हुआ क्या रुचि, बताओ तो सही। रुचिका ने आवाज की दिशा में इशारा करते हुए कहा, जरा ध्यान लगाकर सुनो वो आवाज। जब उसकी तीनों सहेलियों ने ध्यान से सुना, वे भीतर तक हिल गई। कंपाते स्वर में प्रिया बोली, ये तो वही आवाज है जो हमें बाहर आ रही थी। स्नेहा बोली, हाँ यार, अब हम क्या करें? नीलम ने कहा, आई थिंक हमें सर को जगाना चाहिए। रुचि ने कहा, तुम ठीक कह रही हो नीलम। पर नीलम ने पूछा, पर क्या रुचि? आंखों में आंसू भरते हुए रुचिका ने कहा, पर अब हम में से इतनी हिम्मत किस में है कि वो टेंट से बाहर निकलकर सर के टेंट तक जा सके? मुझे तो सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम इस वक्त कितनी खौफनाक जगह पर रुके हुए हैं। यार, इतने भयानक एक्सीडेंट्स हुए हैं यहां पर। पता नहीं कितनी अतृप्त और भयानक आत्माएं भटक रही होगी यहां। और हम तो अपने एक्साइटमेंट एंड ईगो के चक्कर में बालाजी के मंदिर भी नहीं गए, जो आज तक यहां पर किसी ने नहीं किया। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, बालाजी को धोख लगाए बिना यहां से कभी आगे नहीं बढ़ा। और हम लोग अपनी रिसर्च और पढ़े लिखे होने की खुमारी में खुद को भगवान से भी ऊपर समझ बैठे हैं। सच कहूं तो हम सब निहायत ही पढ़े लिखे स्टूपिड हैं, जो जानबूझकर मौत की गोद में आ बैठे हैं। तभी अचानक वो आवाजें और ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों के टेंट के जस्ट बाहर कुछ लोग घूम रहे थे, जिन्हें वे चारों लड़कियां अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। डर के मारे उनकी सिसकियां निकल रही थी, आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थनाएं थीं। वे चारों एक दूसरे से ऐसे लिपट कर बैठी थी जैसे कोई छोटा सा बच्चा डरावनी कहानियां सुनकर अपनी मां से लिपट जाता है। जंगल के बीचों बीच नेटवर्क आना तो इम्पॉसिबल था, इसलिए फोन करके भी वो अपने किसी सहपाठी अथवा प्रोफेसर से हेल्प नहीं ले पा रही थी। इसलिए उस टाइम बैठकर वो मंजर देखने के अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। डर का ये भयानक तांडव कुछ देर चलने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गया। वो भयानक आवाजें आना बंद हो गई। कुछ देर के लिए तो रुचिका और उसकी सहेलियों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आवाजें सच में बंद हुई भी हैं या नहीं। इसलिए वो आवाजें बंद होने के कुछ देर बाद भी वे सब यूं ही स्थिर बैठी रहीं। लेकिन फिर जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो हिम्मत करके रुचिका ने धीरे से टेंट के कपड़े के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब जाकर उन सब ने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात उन चारों में से किसी को भी नींद नहीं आई। डर के मारे उन चारों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ थामे बैठे बैठे ही वो रात गुजारी। उस रात एक एक पल गुजारना उनके लिए भारी से भारी होता जा रहा था। जैसे तैसे डर के साए में उन चारों ने वो खौफनाक रात गुजारी। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण फूटी, वे सब भागकर प्रोफेसर साहब के पास पहुंची। डर के मारे रात भर न सो पाने के कारण उन चारों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्हें इस तरह बदहवास सा देखकर प्रोफेसर साहब शॉक्ड होते हुए बोले, अरे गर्ल्स, क्या हुआ तुम सबको? यूं बदहवास होकर भागती हुई कहां से आ रही हो? अभी तक रेडी भी नहीं हो? देखो, सारे बॉयज रेडी है और तुम सब अभी तक। उन चारों को ऐसी हालत में देखकर सब लड़के भी वहां जमा हो गए। रुचि ने कहा, वो एक्चुअली सर, हम कुछ कहना चाहती हैं आपसे। प्रोफेसर साहब ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, हाँ तो बोलो, एनी प्रॉब्लम? किसी ने कुछ बदतमीजी की क्या? प्रिया बोली, नो सर। प्रोफेसर साहब बोले, तो फिर बात क्या है? बेटा जल्दी बताओ, हमें रिसर्च के लिए जंगल में भी जाना है, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। स्नेहा ने कहा, वी नो सर, बट सर एक्चुअली हम सब कल पूरी रात सो नहीं पाए। प्रोफेसर साहब ने सो नहीं पाए? बट वाई? आंखों में भय के आंसू भरते हुए रुचिका ने कहा, वो किसी के चलने की आहट आधी रात को फिर शुरू हो गई थी। और तो और सर, कल रात हमने कुछ लोगों को हमारे टेंट के आसपास घूमते हुए महसूस भी किया था। प्रोफेसर साहब चौंकते हुए बोले, व्हाट?
तो फिर तुमने उसी टाइम मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया बेटा? तुम सबको उसी टाइम मेरे पास आना चाहिए था। प्रिया बोली, हम बहुत डरे हुए थे सर, हमारे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था उस टाइम। प्रोफेसर साहब बोले, मैं समझ सकता हूं। ये कहते हुए वे ग्रुप के बॉयज की तरफ मुड़े और अपनी आवाज में वजन भरते हुए लड़कों की तरफ देखकर उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन था वो? किसने की है ये शरारत? कौन था कल गर्ल्स के टेंट के पास? जवाब दो, गिव मी आंसर, वरना तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी, अंडरस्टैंड? प्रोफेसर साहब की बातें सुनकर सब लड़के घबराकर एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। तभी राहुल ने दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा, और कौन हो सकता है सर? ये काम इसी दीपक का है। कल रात हम सबके सामने इस बेहुदा इंसान ने रुचिका के साथ जो बिहेवियर किया था वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये बेहुदा हरकत इसी कमीने की है। दीपक ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर, सीरियसली, मैं तो कल भी सिर्फ मजाक कर रहा था। राहुल ने फिर दीपक पर तंज कसते हुए कहा, उसे मजाक नहीं कहते हैं दीपक, तुम रुचिका की इंसल्ट कर रहे थे। दीपक बोला, अरे मेरे भाई राहुल यार, माफ कर दे मुझे, मैं रुचिका जी से भी सबके सामने कल वाले मजाक के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, पर सर में कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। माना कि मजाक करना मेरा स्वभाव है और कभी कभी अपने मजाक से मैं दूसरों की इंसल्ट भी कर देता हूं, पर सर फिर भी मैं इतना घटिया इंसान भी नहीं हूं कि आधी रात को गर्ल्स के टेंट के पास जाकर उन्हें डराऊं। सर प्लीज यकीन कीजिए, मेरे पेरेंट्स ने इतने बेहुदा संस्कार नहीं दिए हैं मुझे सर। कल वाले मजाक के लिए जो चाहे वो सजा दे दीजिए आप, पर ये इल्जाम मत लगाइए प्लीज। ये कहते हुए दीपक रो पड़ा। अब तो प्रोफेसर साहब भी सकते में आ गए थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आखिर बहुत से पैरों के एक साथ चलने की आवाज तो वे सब के सब पहले सुन ही चुके थे, और फिर अकेला दीपक ये सब कर भी तो नहीं सकता था। उन्होंने चारों लड़कियों को फ्रेश होने के लिए भेज दिया, लड़कों को भी चाय नाश्ता की व्यवस्था के काम में लगा दिया और खुद बैठकर इन सब घटनाओं के बारे में शुरू से विचार करने लगे। तभी वहां एक रसोइये और उसके हेल्पर को लेकर कलेक्टर साहब के पीए गुप्ता जी आ पहुंचे। दरअसल वे भी पूरी रात इन स्टूडेंट्स के बारे में सोच सोचकर सो नहीं पाए थे, इसीलिए भोर होते ही उन्हें देखने के लिए आ पहुंचे। प्रोफेसर साहब की ओर बढ़ते हुए गुप्ता जी बोले, नमस्ते प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, गुप्ता जी आप। नमस्ते, आइए बैठिए। गुप्ता जी ने बैठते हुए उन्हें रसोइये से मिलवाया। लीजिए प्रोफेसर साहब, इनसे मिलिए, ये हैं आपका रसोइया, इसका नाम मोहन है और ये इसका साथी जगदीश। ये लोग आज से 5 दिन तक रोज इसी टाइम आ जाया करेंगे और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक रात का खाना जल्दी बनाकर चले जाएंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा, अरे लेकिन हमें तो फुल टाइम के लिए बावर्ची चाहिए था। बच्चे सब पूरा दिन रिसर्च में बिजी होंगे, रात होते होते तो बहुत थक जाएंगे। ऐसे में चाय पानी के इंतजाम के लिए किसी न किसी का होना तो बहुत जरूरी है। मोहन की तरफ देखते हुए प्रोफेसर साहब बोले, चाहे तो और पैसे ले लो भाई। विचलित होते हुए मोहन बोला, अरे नहीं नहीं साहब, माफ कीजिए मुझे, पर ये मैं नहीं कर पाऊंगा। दिन तो जैसे तैसे बीत जाएगा, पर रात को हम लोग यहां पर नहीं रुकेंगे साहब। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर आश्चर्यचकित होते हुए प्रोफेसर साहब ने पूछा, अरे पर क्यों? तब गुप्ता जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रोफेसर साहब कोई फायदा नहीं है, आप चाहे कितने भी ज्यादा पैसों का लालच दे दीजिए, पर आपको इस पूरे शहर में ऐसा कोई हलवाई नहीं मिलेगा जो रात में यहां आप लोगों के साथ रुके। रात को तो छोड़िए, कोई दिन में भी यहां नहीं आना चाहता था। बड़ी मुश्किल से इन दोनों को तैयार करके लाया हूं यहां। प्रोफेसर साहब बोले, लेकिन क्यों गुप्ता जी, आखिर ऐसा क्या है यहां जो? और इससे पहले कि इसके आगे प्रोफेसर साहब कुछ बोलते, गुप्ता जी ने उन्हें अपने हाथ से रोकने का इशारा करते हुए मोहन और जगदीश से जाकर अपने काम में लग जाने की बात कही। उन दोनों के जाने के बाद गुप्ता जी बोले, हाँ तो प्रोफेसर साहब क्या कह रहे थे आप? प्रोफेसर साहब बोले, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं गुप्ता जी, बस
आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा है क्या, यहाँ लोग इतना डरते क्यों हैं इस जगह के नाम से। उनकी बात सुनकर गुप्ता जी थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर प्रोफेसर साहब चकित होते हुए बोले, कमाल है गुप्ता जी, इतनी सीरियस बात पर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा नाराज होते हुए प्रोफेसर साहब बोले, आई एम सॉरी, बट मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया है। गुप्ता जी बोले, अरे क्षमा कीजिए प्रोफेसर साहब, मेरा मकसद आपकी बात का मजाक बनाने का नहीं था। मैं तो बस ये सुनकर मुस्कुरा दिया था कि आप दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, पर इस वक्त आपके दिलो दिमाग पर जो अनकहे अनदेखे भय की लकीरें उभर रही हैं, उनसे तो बस यही पता चलता है कि खुद आप भी कहीं न कहीं उसी भय से ग्रसित हैं जिस डर से यहाँ के लोग हर रोज मुखातिब होते रहते हैं। ये कहते हुए गुप्ता जी ने अपनी बात खत्म की। प्रोफेसर बोले, आप ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, यहाँ कुछ तो अजीब जरूर हैं, पर वो क्या है ये न तो मैं जानता हूँ और न ही मैंने कभी देखा है। पर जो कुछ कल रात यहाँ हुआ वो सच में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। गुप्ता जी ने पूछा, कल रात क्या हुआ था यहाँ प्रोफेसर साहब? तब प्रोफेसर साहब ने उन्हें रात का सारा घटनाक्रम और सुबह लड़कियों के मुंह से सुना वाकया कह सुनाया। ये सब बातें सुनकर गुप्ता जी सकते में आ गए। राम राम राम, हे भगवान! प्रोफेसर साहब, कल रात आप लोगों ने जो कुछ सुना वो सब न तो कोई वहम था और न ही कोई मानवीय घटना, ये तो पारलौकिक घटना थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। प्रोफेसर साहब ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? गुप्ता जी ने प्रोफेसर साहब को आगाह करते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, और मेरी मानिए तो आप भी इस जगह को छोड़ दीजिए आज ही। जान रही तो ऐसे कई रिसर्च और कर लेंगे आप सब, पर अब ये जगह छोड़ देने में ही भलाई है आप लोगों की। प्रोफेसर बोले, मैं आपकी सलाह मानता हूं गुप्ता जी, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा ठोस कारण चाहिए होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इस रीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी तो नहीं है कि यहाँ स्टूडेंट्स की जान को खतरा है। अब तो हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। आई होप शायद जैसे कल की रात सैफली गुजर गई वैसे ये 4 रातें भी गुजर जाएगी। गुप्ता जी ने कहा, भगवान आप सबकी रक्षा करे। अच्छा, मैं चलता हूं प्रोफेसर साहब, ऑफिस जाना है, अगर कुछ तकलीफ हो तो जरूर याद कीजिएगा। उनसे हाथ मिलाते हुए प्रोफेसर साहब बोले, जी जरूर। गुप्ता जी के जाने के बाद प्रोफेसर साहब और सब स्टूडेंट्स ने चाय नाश्ता करके रिसर्च के लिए फील्ड में जाने का प्लान तैयार किया और सबको 2-2 के ग्रुप में बांट दिया और खुद सबका सुपरविजन करना डिसाइड किया। साथ ही साथ किसी को भी ज्यादा दूर न जाने का इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी सुविधानुसार अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़े। सब लोगों के जाने के बाद अब कैंप में 2 ही लोग थे, वो रसोइया और उसका साथी। वे लोग दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। रसोइये मोहन का साथी जगदीश टैंकर से पानी भरने बाल्टी लेकर कैंप के पीछे गया। वो टैंकर से बाल्टी भर ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसे लगा शायद मोहन है, इसलिए वो बिना पलटे ही बोल पड़ा, अरे मोहन भाई, जरा बाल्टी देखना, मैं हल्का होकर आता हूं। ये कहते हुए वो टैंकर के पीछे झाड़ियों की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आया तो देखा टैंकर का वाल बंद है और बाल्टी भी भरी हुई है। उसने बाल्टी उठाकर मोहन को कोसते हुए कहा, ये मोहन भाई भी ना, अरे जब बाल्टी भर ही गई थी तो साथ ले जाते ना। वाल बंद करके बाल्टी वहीं छोड़ दी, मानो मेरा काम करने से उनका ओहदा घट जाएगा। अभी कोई जंगली जानवर मुंह मार देता पानी में तो। इसी तरह बड़बड़ाते हुए वो पानी लेकर मोहन के पास पहुंचा। उसे झुंझलाया हुआ देखकर मोहन ने पूछा, अरे भाई जगदीश, क्या हुआ तुझे? ऐसे पपीते के जैसे मुंह क्यों फुला है तेरा? झुंझलाते हुए जगदीश ने कहा, ये आप मुझसे पूछ रहे हो मोहन भाई? अरे जब वाल बंद कर ही दिया था तो बाल्टी भी उठा लाते, हाथ नहीं घिस जाते। आपके इतना सा काम कर लेते तो। भरी बाल्टी वहीं छोड़कर आ गए, अगर कोई जानवर मुंह मार लेता तो। आश्चर्य से मोहन ने जगदीश से पूछा, कौन सी बाल्टी?
क्या बोल रहा है जगदीश? मैं तो कब से बैठकर यहाँ सब्जियां काट रहा हूं। मैंने कब आकर वाल बंद कर दिया? माथा तो ठीक है ना तेरा? चकित होते हुए जगदीश ने कहा, क्या मतलब आपका मोहन भाई? मतलब आप ये कह रहे हो कि आप टैंकर की तरफ आए ही नहीं? अपनी बात पर जोर देते हुए मोहन बोला, अरे हाँ भाई, नहीं आया मैं। जगदीश ने फिर मोहन से कहा, देखो मोहन भाई, अगर आप मजाक कर रहे हो तो बता दो यार, ये बाहरी घाटा है, प्लीज यहां पर ऐसे मजाक मत करो। मोहन ने सफाई दी, क्या बोल रहे हो जगदीश? बौहरा गए हो क्या? कहा ना मैंने, मैं यहां से हिला तक नहीं हूं। अरे इतना काम पड़ा है सामने, और मैं वहां आकर तुम्हारा काम क्यों करूंगा भाई? जगदीश ने फिर कहा, इसका मतलब आप वहां नहीं आए और टैंकर का वाल भी आपने बंद नहीं किया। मोहन झुंझलाते हुए बोला, अरे हाँ भाई, मैंने नहीं किया। जगदीश बोला, तो फिर मेरे पीछे कौन था? और वो वाल, वो किसने बंद किया? हे भगवान, हे बजरंग बली, और तो कोई है ही नहीं यहां हमारे सिवा, फिर रक्षा करना दाता, रक्षा करना। जगदीश अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ उठाते हुए बोला, जय हो बजरंग बली की, आज तो बचा लिया हनुमान जी ने। मोहन ने पूछा, अरे पर जगदीश हुआ क्या, ये तो बताओ। जगदीश ने कहा, कुछ मत पूछो मोहन भाई, जब मैं टैंकर से पानी भर रहा था उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे लगा आप हो, इसलिए आपको बाल्टी का ध्यान रखने की बात कहकर मैं हल्का होने चला गया। जब लौटकर आया तो बाल्टी भर चुकी थी और टैंकर का वाल भी बंद था। पर आप तो कह रहे हो कि यहां से हिले ही नहीं, और हम दोनों के अलावा कोई तीसरा कैंप में है भी नहीं। फिर ये किया किसने? कुछ समझे मोहन भाई? भयातंकित होते हुए मोहन बोला, हाँ जगदीश, सब समझ में आ गया भाई, छोड़ ये सब काम और भाग चल यहां से। अरे जब जान ही नहीं रहेगी तो पैसों का करेंगे क्या? जगदीश ने मोहन से पूछा। अरे लेकिन प्रोफेसर साहब को तो आ जाने दो मोहन भाई, उन्हें बिना बताए जाना क्या ठीक रहेगा? जगदीश को समझाते हुए मोहन बोला, अरे पगले, यहां किसे पता है कि वो लोग वापस आएंगे भी या नहीं? कहीं ये बाहरी घाटा समाधि न बना दे उन लोगों की। ऊपर से बड़े लोगों ने घाटे वाले हनुमान जी के दर्शन भी नहीं किए हैं। अब ऐसे गुमानी लोगों के लिए हम काहे को अपनी जिंदगी खतरे में डाले? अरे मूर्ख, बाबा ने हमको चेतावनी दिलवाकर बचा लिया है, ये बालाजी का संकेत है, इसे समझ और चला चल यहां से। जगदीश को भी उसकी बात ठीक लगी और वो दोनों बजरंग बली का नाम लेकर वहां से अपनी बाइक पर भाग छूटे, वो भी बिना किसी को बताएं। यहां दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च के लिए अलग अलग ग्रुप्स में आगे बढ़ रहे थे। वे लोग पेड़ पौधों, खासकर धव के पेड़ की तस्वीरें ले रहे थे। उनकी पत्तियां, मिट्टी के सैंपल और जो भी उन्हें रिसर्च के लिए चाहिए था, वे चीजें इकट्ठा कर रहे थे। शिवम और दीपक इसी धुन में बाकी सबसे काफी दूर आ गए थे और उन्हें इस बात का ध्यान भी नहीं था। शिवम ने दीपक से कहा, अरे यार दीपक, बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही है यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग सबसे अलग हो गए हैं? दीपक ने कहा, अरे होंगे यही कहीं, तुमको क्या करना है, अपना काम करो ना यार। शाम को सर जब सबके सैंपल देखेंगे तो देख लेना, हमारे पास ही सबसे ज्यादा सैंपल होंगे। शिवम ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ बस तुम पिक्चर सही से क्लिक करना। दोनों अपने अपने काम में मस्त थे। तभी दीपक के कैमरे के सामने अचानक कुछ अजीब सा आ गया। शिवम ने उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ दीपक? शॉक्ड होते हुए दीपक बोला, ओच, ये क्या है? दीपक ने कहा, पता नहीं यार, कुछ अजीब सा आया था कैमरे के सामने, पता नहीं, लेट मी चेक। ये कहते हुए दीपक ने फोटो रिवाइंड किया। उन दोनों ने फोटो रिवाइंड करके जैसे ही देखा, उनके होश ही उड़ गए। शिवम ने पूछा, अजीब सा, लेकिन क्या? घबराते हुए शिवम ने कहा, दीपक ये क्या है, ये क्या क्लिक किया तुमने? भय से कंपाते हुए दीपक ने कहा, पता नहीं यार, ये तो कोई सरकटा आदमी है। दीपक, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शिवम बोला, और इससे पहले कि हमारी हालत भी इस फोटो की तरह हो जाए, भाग चलते हैं यहां से। दीपक ने कहा, हाँ यार शिवम, तुम ठीक कह रहे हो, चलो यहां से जल्दी। ये कहते हुए दीपक ने शिवम का हाथ पकड़ा और दोनों कैंप की तरफ भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और रुचिका भी अपने काम में लगी हुई थीं। तभी उन्होंने देखा
एक बहुत लंबे कद वाला काला दुबला पतला आदमी अचानक ही ठीक उनके सामने से हवा के झोंके की सी तेज रफ्तार से निकल गया। अचानक हुई इस भयावह घटना ने उन दोनों के भी रोंगटे खड़े कर दिए और वो दोनों भी बिना वक्त गंवाए सीधे अपने कैंप की ओर भागी। प्रोफेसर साहब भी इन भूतिया हरकतों से अछूते नहीं रहे। वे भी सुपरविजन के लिए अलग अलग ग्रुप्स के पास जा जाकर उनके काम को ऑब्जर्व कर रहे थे। इसी कड़ी में जब वे नीलम और स्नेहा के ग्रुप को ऑब्जर्व करके राहुल और मानव के ग्रुप की ओर बढ़े, तब रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बच्ची बैठी रोती हुई सी दिखाई दी। उस भयानक जंगल में उस छोटी सी बच्ची को इस तरह अकेले रोता देखकर प्रोफेसर साहब को अचरज हुआ। वे सोच में पड़ गए कि आखिर इस भयानक और निर्जन जंगल में इतनी छोटी बच्ची आई तो आई कहां। उसे देखकर उन्हें गुप्ता जी की कहीं एक एक बात याद आ रही थी, जो उनके मन को एक अनजाने भय के आगोश में ढकेल रही थी। फिर भी हिम्मत करके वे धीरे धीरे उस बच्ची के करीब पहुंचे और बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ रखकर उससे पूछा, तुम कौन हो बेटा और यहां कैसे आई? उनकी आवाज सुनकर उस बच्ची का रोना तो बंद हो गया, पर उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया। इस पर प्रोफेसर साहब थोड़ा झुककर उसके पास बैठते हुए फिर बोले, कौन हो तुम बेटा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? इस घने जंगल में तुम अकेली कर क्या रही हो? कैसे आई यहां पर, बोलो। उनके इतने सवाल सुनकर भी वो बच्ची तस से मस नहीं हुई। ऐसे में प्रोफेसर साहब को कुछ ठीक न होने का अंदेशा होने लगा और उन्होंने वहां से हट जाने का निर्णय किया। जैसे ही वे तेजी से पलटकर वहां से जाने को हुए, उस बच्ची ने पीछे से लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो डर के मारे उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उन्होंने जो देखा वो वाकई बहुत ज्यादा भयावह था। उस बच्ची का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा और सफेद पड़ा हुआ था। आंखें पूरी तरह सफेद और मुंह से टपकती लार, पूरा शरीर सफेद और जख्मी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में खून ही ना हो। ये मंजर देखकर प्रोफेसर साहब के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और वे अपना संतुलन खोकर वहीं गिर पड़े, लेकिन तुरंत ही संभल कर भूत बचाओ, हेल्प चिल्लाने कर भागने लगे। किसी तरह अपना हाथ उससे छुड़ाकर वो चिल्ला उठे, बचाओ, भूत, राहुल, मानव, भूत, बचाओ, बचाओ। चिल्लाते हुए वहां से वे सब लोग भागते हुए जैसे तैसे अपने कैंप तक पहुंचे। नीलम और स्नेहा भी उन लोगों की आवाज सुनकर भागती हुई कैंप तक आ पहुंची, लेकिन शिवम और दीपक, जो उन सबसे काफी दूर निकल गए थे, कैंप तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इतनी दूर आ जाने के बाद वो दोनों रास्ता भटक गए थे। शिवम ने हांफते हुए कहा, यार दीपक, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। घबराते हुए दीपक ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है शिवम। भय से आतंकित होते हुए शिवम बोला, तो अब हम क्या करें यार? कहीं वो कैमरे वाला भूत वो ना आ जाए यहां। दीपक ने रिक्वेस्ट करते हुए शिवम से कहा, प्लीज शिवम, डराओ मत यार। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्द ही निकल जाएंगे यहां से। बस यार तुम प्लीज डराओ मत मुझे। ओके चलो आगे चलते हैं, शायद वहां रास्ता मिल जाए। सामने की तरफ हाथ करते हुए शिवम बोला और वे दोनों उस ओर बढ़ चले। वे दोनों जिसे सही रास्ता समझकर आगे बढ़ रहे थे, एक्चुअली वो रास्ता उन्हें कहीं ले ही नहीं जा रहा था। दोनों घूम फिर कर वापस उसी जगह पर लौट रहे थे। कुछ देर तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन 2-3 चक्कर काट लेने के बाद शिवम ने इस बात को नोटिस किया और दीपक से बोला, दीपक, तुमने कुछ नोटिस किया? दीपक ने पूछा, क्या? संदेह भरे स्वर में शिवम बोला, यही कि हम इतनी देर से चल तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। यार तुम्हें यह जगह पहचानी सी नहीं लग रही है? कुछ अजीब फील नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि हम इसी जगह 2 से 3 बार गुजर चुके हैं? शिवम ने कहा, हाँ यार, ये जगह कुछ पहचानी सी लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। शिवम ने कहा, कुछ नहीं दीपक, बहुत बड़ी गड़बड़ है। वे दोनों थके हारे इस तरह की बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें थोड़ी दूर झाड़ियों में पत्तों के सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिससे वो दोनों के दोनों घबराकर एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। उनकी नजरें उन झाड़ियों पर ही टिकी थी।
थोड़ी देर सरसराहट होने के बाद आवाज होना बंद हो गई, जिससे उन दोनों के मन का डर तो कम हुआ, पर संदेह की रेखाएं जो उनके माथे पर उभरी हुई थी अब भी बरकरार थी और उन दोनों की नजरें उन्हीं झाड़ियों पर टिकी हुई थी। लेकिन उनका ये संदेह भी मिट गया जब उन झाड़ियों से उछलकर एक खरगोश वहां से निकल भागा। खरगोश को भागते देख उन दोनों ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, खरगोश था, मैं तो डर ही गया था, कहते हुए दीपक पीछे की तरफ मुड़ा। पीछे मुड़ते ही सामने का मंजर देखकर उसके होश फांकता हो गए। आंखें फटी की फटी रह गई, जबान हलक में ही अटक गई, पूरा शरीर मानो ठंडा सा पड़ गया। उसको अचानक चुप खड़ा देख उसे हिलाते हुए शिवम ने कहा, दीपक दीपक, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हमवाइयां उड़ती देख शिवम ने भी पलटकर पीछे देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भयानक सरकटा प्रेत बिल्कुल उनके सामने आ खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसे देखकर शिवम के मुंह से बस एक डर भरी आह ही निकल पाई। उस भयानक बिना सिर का भयानक प्रेत ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन दबोच ली और उन्हें हवा में उठा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत और भयानक थी कि वे दोनों मिलकर भी उससे अपने आप को नहीं बचा पाए और ना ही उनकी कोई चीख निकल पाई। उस खूंखार पिशाच ने उनकी गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक कि उनके शरीर से खून की आखिरी बूंद भी उनके मुंह से निकलकर नहीं बह गई। वाकई ये एक भयानक अंत था दीपक और शिवम का। उस मंजर की कल्पना से ही तन सिहर उठता है, रूह कांप जाती है। ऐसी दर्दनाक और भयानक मौत। काश वो दोनों प्रोफेसर साहब की बात मान जाते और अकेले इतनी दूर न निकलते तो शायद इतनी जल्दी उनका इतना बुरा अंजाम न होता। वहां इस खौफनाक हकीकत से बेखबर प्रोफेसर साहब और उनके साथी कैंप में उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों में से भी कुछ ने उस भयानक हकीकत का सामना किया था, लेकिन अब भी कुछ इन घटनाओं की भयावहता से अनजान थे। पर प्रोफेसर साहब, रुचिका और प्रिया की हालत देखकर उन्हें भी उस भय का अनुभव हो रहा था जिस डर को वे लोग भुगत चुके थे। उन सब ने उस भयानक जगह से निकल जाने का मन बना लिया था। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट चाहे इस बात को माने या ना माने, पर अब उन लोगों का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन शिवम और दीपक के न आने के कारण वे लोग अब भी वहां रुके हुए थे। झुंझलाते हुए राहुल बोला, ओ नो, 1 बज गया है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। पर यह दीपक एक नंबर का नमूना है और शिवम को भी टाइम का कुछ ख्याल नहीं। पता नहीं कितना दूर निकल गए हैं ये लोग। सर, मुझे नहीं लगता ये दोनों शाम होने से पहले यहां आने वाले हैं। हम बेकार ही उनके इंतजार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे तो यही रात हो जाएगी। हताश होते हुए प्रोफेसर साहब बोले, लेकिन हम इंतजार करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं राहुल। उन्हें इस भयानक जंगल में अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। और अब हम में से किसमें इतनी हिम्मत है जो उन लोगों को ढूंढने उस जंगल में जा सके। प्रोफेसर साहब को समझाते हुए राहुल ने फिर कहा, फिर भी सर, यहां बैठकर इंतजार करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। जरा सोचिए सर, अगर आज हमें यहीं पर रात हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। प्रोफेसर साहब ने गंभीर होते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं राहुल, पर दीपक और शिवम मेरे स्टूडेंट्स हैं। उनके पेरेंट्स और यूनिवर्सिटी ने उन्हें मेरे भरोसे यहां भेजा है। उन लोगों की जिम्मेदारी है मुझ पर। उन्हें लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम सबको नहीं रोकूंगा। उनकी बात सुनते ही रुचिका बोल पड़ी, नो सर, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे सर, कहीं नहीं। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए स्नेहा बोली, रुचिका ठीक कह रही है सर, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अनुराग ने कहा, यस सर, और आई थिंक यहां बैठकर इंतजार करने से तो अच्छा है कि हम लोग शिवम और दीपक को ढूंढने के लिए फिर से उस जंगल में जाएं। भयातंकित होते हुए प्रोफेसर साहब बोले, तुम ठीक कह रहे हो अनुराग, पर अब हम में से किसमें इतनी हिम्मत है कि वापस उस भूतिया जंगल में जाए। अनुराग ने अपनी योजना बताते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हो सर, हम में से कोई भी अकेले वहां नहीं जा सकता, पर अगर हम सब एक साथ वहां जाए तो हमें डर भी नहीं लगेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ हम सेफ भी रहेंगे सर।
प्रोफेसर साहब बोले, कह तो तुम ठीक ही रहे हो अनुराग, पर फिर से वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं एक बार फिर तुम सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। प्रोफेसर साहब को समझाते हुए राहुल बोला, सर फिलहाल ये सब सोचने का टाइम नहीं है। वैसे भी हम यहाँ इस कैंप में कौन से सैफ हैं, ज्यादा मत सोचिए सर। बाकी सबने भी उसकी बात में अपनी सहमति दर्ज करवाई। सबकी राय जानकर प्रोफेसर साहब फिर से जंगल में जाने को राजी हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सबको स्पष्ट हिदायत दी कि कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सब साथ में ही रहेंगे। सबने उनकी बात में हामी भरी और अपने सहपाठियों दीपक और शिवम को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे सब एक दूसरे का हाथ थामे दीपक और शिवम को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दीपक, दीपक, शिवम, दीपक, शिवम, शिवम। उन लोगों की आवाज गुजंकर वापस उन्हीं के कानों से टकरा रही थी। उस पर हवा का साए साए करके बहना और सूखे पत्तों पर कदम ताल से उत्पन्न हुई सरसर की आवाज वातावरण को और ज्यादा भयावह बना रही थी। गर्मियों की दोपहरी तो वैसे भी अपने आप में सुनसान, वीरान और रूहानी होती है। जंगल तो जंगल, शहर भी सुनसान नजर आते हैं। शरीर को झुलसाने देने वाली गर्म लू और उस पर जगह जगह उठते बवंडर, सब कुछ एक अलग ही रूहानीपन लिए होता है। कहते हैं इन दिनों दोपहर में अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों में भूत प्रेत की झपट होने का भय होता है। खैर, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। कोई भी इंसान इन पर तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद इसे न भुगत ले। अगर इस बात को सच माने तो इस टाइम वे लोग वाकई मौत के मुंह में जा रहे थे। जिस समय आम स्थानों पर भी अकेले बाहर निकलने की मनाही हो, उस टाइम एक भूतिया जंगल में घूमना, उफ, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क थी। लेकिन ये उनकी किस्मत थी, जिसे तो कोई भी नहीं बदल सकता। वे लोग अपनी किस्मत से समझौता करके निरंतर आगे बढ़ रहे थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही था, कहीं कोई हलचल नहीं, कोई पारलौकिक घटना नहीं घटी थी, कुछ भी जो अजीब हो नहीं हुआ था। वे सब अब तक चलते हुए अपने कैंप से काफी दूर आ गए थे। वह दीपक और शिवम को निरंतर पुकार रहे थे, पर उन दोनों का कहीं कोई अता पता ही नहीं था। विपुल बोला, पता नहीं सर, ये दोनों कितना दूर निकल गए हैं, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। कहते हुए विपुल ने फिर से उन दोनों को तेज आवाज लगाई, दीपक, शिवम, शिवम, कहां हो तुम दोनों? लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। दीपक, और एक वीरान शांति। लेकिन इस शांति में आनंद नहीं, सन्नाटे के बीच चीत्कार सुनाई पड़ रही थी। शायद इसे ही मौत की शांति कहते हैं। काफी देर चलने के बाद एक घने पेड़ के नीचे उन लोगों ने स्टे किया, अपनी बोतल से पानी पिया और थोड़ी देर वहीं बैठ गए। अब तक 3 बज चुके थे, लेकिन सूर्यदेव अपने चरम पर थे और भरपूर आग बरसा रहे थे। उन लोगों की भय, गर्मी और भूख से हालत पतली हो रही थी। ऐसी हालत में इस पेड़ की छांव उनके लिए अमृत बनकर उभरी थी। उस घने पेड़ की छांव में वे लोग सुकून की सांस लिए अपनी थकान उतार रहे थे। तभी एकाएक उन्हें किसी चीज के टूटने और किसी के जोर जोर से हा 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 कर सांसें लेने तथा कुछ चबाने जैसी आवाजें आने लगी। अचानक से ये डरवनी आवाजें सुनकर कुछ देर के लिए सब चौंक गए। वो भय जो अब तक सब कुछ शांत रहने की वजह से उन लोगों के दिल के किसी कोने में जा दुबका था, फिर फन उठाने लगा था। लेकिन फिर भी वे अपने दोस्तों को ढूंढना चाहते थे, इसलिए पूरी हिम्मत करके अपना समस्त साहस बटोरकर वे लोग उस आवाज वाली दिशा में आगे बढ़े। पता नहीं वहां क्या होगा। ऐसे प्रश्न उस समय उन सबके दिमाग में लगातार उठ रहे थे। उन सबको किसी न किसी अनजाने भय ने घेर लिया था। वे लोग जब उस जगह पर जा पहुंचे जहां से वे भयानक आवाजें आ रही थी, वहां उन लोगों ने झाड़ियों की ओट से छिपकर सामने का जो मंजर देखा, उसे बता पाना रूह कंपा देने वाला था। वहां दीपक और शिवम की लाशें पड़ी थी और उन पर वो बिना सिर वाली प्रेतात्मा अपने वहशीपन का नंगा नाच कर रहा था। उसके मुंह टपकती लार, उसका सिर उसके हाथ में था और वो भयानक चेहरा खून से सना हुआ। और उसके सामने पड़े दीपक तथा शिवम के क्षत विक्षत मृत शरीर, वो उनके अंगों को उनके जिस्म से अलग करके ऐसे चबा रहा था
जैसे जन्मों का भूखा वहशी दरिंदा हो। ये खौफनाक, अविश्वसनीय, भयानक मंजर देखकर स्नेहा और विपुल की चीख निकल गई। रुचिका और अनुराग ने उनकी आवाज दबाने के लिए उनके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वहशी खून की प्यासी प्रेतात्मा ने उन लोगों की चीख सुन ली थी और गुस्से में वो उनकी तरफ लपक पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ उस दुष्कर दृश्य को देखकर भय से आतंकित प्रिया वहीं पर बेहोश हो गई। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वे लोग खुद को संभाल ही न सके और जिसको जहां रास्ता मिला वो वहीं भाग लिया। रुचिका, राहुल और प्रोफेसर साहब बड़ी मुश्किल से बेहोश प्रिया को लेकर वहां से निकलने में सफल हो गए, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका डर था। संगठन की शक्ति टूटकर बिखर गई और वही हुआ जो बाहरी घाटे की भयानक अतृप्त भटकती आत्माएं चाहती थी। वे सब मिलकर भी उन लोगों पर एक साथ वार नहीं कर सकती थी। ऐसे में उन लोगों का एक दूसरे से अलग हो जाना उनके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी। पूरा जंगल जो मृत आत्माओं से भरा हुआ था जाग चुका था। चहुं ओर चीत्कार मची हुई थी। पूरे जंगल में चीख पुकार मच गई थी। जोर जोर से हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने की सैकड़ों आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। मारवाड़ी में ऐसी घटना को बावीसी जागना कहते हैं। बहुत से लोगों ने इस अविश्वसनीय और दुर्लभ घटना को अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। बावीसी जागरण का मतलब एक साथ कई भयानक और अतृप्त भटकती हुई प्रेतात्माओं के एक साथ प्रत्यक्षीकरण से है। स्टूडेंट्स के इस ग्रुप ने भी आज इस दुर्लभ और अकल्पनीय पारलौकिक घटना को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था। बावीसी जागरण की घटना को देखने के बाद कभी कोई जीवित नहीं बचता। कुछ लोग इस घटना को देखते ही भय से अपने प्राण त्याग देते हैं। कुछ लोग पागल होकर शनैः शनैः इन दुरात्माओं का ग्रास बन जाते हैं। कोई बिरला इंसान ही इस भयानक घटना को देखने के बाद सही सलामत जी पाता है। उस भयावह वातावरण में जहां चारों ओर सिर्फ और सिर्फ प्रेतात्माओं का विकराल क्रंदन सुनाई दे रहा हो, ऐसे में किसी भी आम इंसान का इतनी देर टीक पाना संभव ही नहीं था। ऊपर से वे सब लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। इस पिशाची माया और खौफनाक जानलेवा आवाजों के चलते एक एक करके उन सब के माथे की नसें फटने लगी थीं। ये खौफनाक आवाजें उनके कानों में और शरीर पर तेजाब की तरह जल रही थी। ऐसे में राहुल, रुचिका और प्रोफेसर साहब ने हिम्मत दिखाते हुए बेहोश पड़ी प्रिया को एक जगह लेटाकर उस पर अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी छिड़का ताकि उसे होश में लाया जा सके। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही संजीवनी बनकर उभरी और प्रिया को होश आ गया। लेकिन होश में आने के बाद का नजारा तो और भी भयानक था। वे जानलेवा भयानक आवाजें जैसे ही उसके कानों में पड़ी, वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। राहुल और रुचिका ने किसी तरह उसे संभाला। उनके सांत्वना देने से वो थोड़ा संभल तो गई, पर उसके दिल का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वहीं उन भयानक आवाजों का कहर अब और भी बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उन लोगों के कान और नाक से खून निकलने लगा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गला सूखकर चूबने लगा था। हाँफते हुए राहुल बोला, ये हमें क्या हो रहा है सर? ऐसे तो हम इन जानलेवा आवाजों से ही मर जाएंगे सर। प्रोफेसर साहब ने अपनी जेब से पंप निकालकर मुंह में सौ करते हुए कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है राहुल। मुझे तो वैसे भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। तभी रुचिका बोली, सर मेरे पास एक आइडिया है। अगर प्रिया बोली, क्या? रुचिका बताओ तो सही। रुचिका ने कहा, अगर हम अपने चेहरे को बहुत से कपड़े लपेटकर पूरी तरह से ढक दे तो ये आवाजें हमारे कानों में कम पड़ेगी और शायद हम इनसे थोड़ा बच सकेंगे। प्रोफेसर साहब बोले, तुम ठीक कहती हो रुचिका बेटा, मुझे भी ये ठीक ही लग रहा है। और फिर इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें यही करना चाहिए। उन सब ने अपने अपने बैग से टॉवेल, नैपकिन, हैंकी और जो भी कपड़ा ठीक लगा उन सब से अपने चेहरे को पूरी तरह से बांध लिया। जितने ज्यादा हो सके कपड़ों को अपने चेहरे पर लपेट लिया। सिर्फ आंखों के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। फिर भी उन आवाजों का कहर उन पर बरसने में कोई विशेष कमी तो नहीं आई थी, पर फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए ये उनके द्वारा उठाया गया एक सार्थक कदम सिद्ध हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके
उनके साथी उन क्रूर आवाजों की भेंट चढ़ रहे थे, स्वतः ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर रहे थे। उनका शरीर फट रहा था और इस कारण शरीर पर जगह जगह से खून रिस रहा था। वे लोग पागल हो रहे थे। उनके दिमाग की नसें फट रही थी और अपना सिर पकड़कर शांति की खोज में पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। उनकी छटपटाहट, उनकी बेचैनी और इस तरह से व्याकुल होकर तड़पना, सब कुछ सिर्फ उन पिशाची आवाजों की वजह से हो रहा था। आखिर इस स्थिति में वे लोग कब तक जिंदा बच पाते? अंततः उस पैशाची माया के आगे इंसानी जज्बा नहीं टिक सका। एक एक करके उन लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं उसी जंगल में छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन राक्षसी आवाजों की सबसे पहली ग्रास बनी स्नेहा, और उसके बाद अनुराग, नीलम, विपुल और विराट ने भी उस जंगल के पेड़ों से सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। बस अब उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ वो 4 लोग ही जिंदा बचे थे, रुचिका, राहुल, प्रिया और प्रोफेसर साहब। वो भी कब तक जिंदा बचने वाले थे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी सब बाधाओं से लड़ते हुए एक दूसरे का हाथ थामकर वे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब तक उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। पर हाँ, वे भयानक जानलेवा आवाजें आना बंद हो गई थीं। ये देखकर उन सब ने अपने अपने चेहरों से कपड़े हटा लिए थे। वे सारे कपड़े उनके कानों और नाक से रिसते खून की वजह से लाल हो गए थे। शरीर के दूसरे हिस्सों से भी खून रिसने के कारण उनके पहने हुए कपड़े भी लाल हो गए थे। पर अब गनीमत इस बात की थी कि वे खूनी आवाजें आना बंद हो गई थीं, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से खून रिसना भी बंद हो गया था। पर उनका दर्द उस समय उनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता था। कंटीले पथरीले रास्तों पर चल चलकर बुरी तरह थक चुके प्रोफेसर साहब बोले, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। प्रोफेसर साहब को समझाते हुए राहुल ने कहा, सर प्लीज थोड़ी हिम्मत कीजिए सर, 3 बज चुके हैं, शाम होने वाली है और इस वक्त हम इस जंगल में किस जगह पर हैं ये खुद हम भी नहीं जानते। न तो हाईवे मिल रहा है और न ही हमारे कैंप। पता नहीं हमारे साथी भी इस वक्त कहां होंगे, जिंदा भी होंगे या। प्लीज सर, हमें चलना ही होगा, हम यहां रुक कर रेस्ट नहीं कर सकते हैं। पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए, यहां कुछ कहा नहीं जा सकता सर। प्लीज सर, चलिए यहां से। हताश होते हुए प्रोफेसर साहब बोले, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूं राहुल, पर मैं क्या करूं? अब मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। एक काम करो, तुम तीनों मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब मेरा आगे चल पाना मुश्किल है। उन्हें एक पेड़ के सहारे बिठाते हुए राहुल ने कहा, नहीं सर, हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, आप यहां कुछ देर आराम कर लीजिए, हम आपके पैर दबाते हैं, हो सकता है इससे आपको थोड़ा आराम मिले। रुचिका और प्रिया ने भी इस बात में अपनी सहमति दर्ज करवाई और प्रोफेसर साहब को थोड़ा पानी पिलाया। फिर राहुल और रुचि उनके पैर दबाने लगे तथा प्रिया अपनी डायरी से उनके लिए हवा झलने लगी, ताकि उन्हें जल्दी से आराम मिले और उनकी थकावट दूर हो सके। अपने स्टूडेंट्स का ये रूप देखकर प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें विश्वास हो गया कि आजकल की जनरेशन भी अपने गुरु का आदर करना बखूबी जानती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद भी प्रोफेसर साहब उस स्थिति में नहीं आए थे कि आगे चल सके, पर उन बच्चों को देखकर उन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति एकत्र करके आगे चलने का फैसला किया। वे लोग अपना सामान उठाकर आगे बढ़े। प्रोफेसर साहब का बैग राहुल ने कैरी कर लिया था। हालांकि वो भी थक कर चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी एक नौजवान होने के कारण उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी थी, ताकि बाकी सब भी हिम्मत बनाए रखें। रुचिका और प्रिया भी ब्रेव यंग गर्ल्स बनकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वे लोग अभी कुछ कदम ही चले थे कि अचानक उन्हें किसी बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वे सब लोग भयातंकित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस भयानक भूतिया जंगल में कोई भी आवाज सुनकर सिहर उठना एक स्वाभाविक सी बात थी। भय से थरथराती आवाज में प्रिया बोली, ओ माय गॉड, अब ये क्या बला है? राहुल ने कहा, क्या पता यार, अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। उन दोनों की बात सुनकर रुचिका बोली,
तुम लोग इधर उधर ध्यान ही मत दो और बस चलते रहो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। प्रोफेसर साहब ने रुचिका की बात में सहमति जताते हुए कहा, रुचिका ठीक कह रही हैं। और वे लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आई और इस बार उन लोगों को सामने से लाठी पकड़े हुए एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी तरफ इशारा करते हुए राहुल बोल पड़ा, अरे सर, वो देखिए, कोई इस तरफ आ रहा है, शायद कोई बूढ़ा आदमी है। ये कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। अपनी आशंका व्यक्त करते हुए प्रोफेसर साहब बोले, उसे तो मैं भी देख रहा हूं राहुल, पर इस भूतिया जंगल में जहां देखने को न तो कोई बंदा है न बंधे की जात, ऐसे में ये इतना बूढ़ा आदमी यहां कैसे आ गया? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुचिका ने कहा, सर इज राइट राहुल, हम यहां ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है ये भी इन भूत प्रेतों की कोई शैतानी माया हो, हमें इनसे सचेत रहना चाहिए। राहुल ने सकारात्मक सोच दिखाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो रुचिका, पर मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। हो सकता है वो बूढ़ा आदमी इंसान ही हो और हम हाईवे के करीब आ गए हों। प्रिया ने कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर असलियत तो तभी सामने आएगी जब वो बूढ़ा आदमी हमारे करीब आएगा। रुचिका ने प्रिया की बात में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो प्रिया, वी जस्ट वेट एंड वॉच। अब शाम घिरने लगी थी, अंधेरा छाने लगा था। वो बूढ़ा आदमी एक हाथ में लाठी पकड़े और दूसरे हाथ से बीड़ी सुलगाते हुए धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसकी वेशभूषा आम ग्रामीण बुजुर्ग आदमी जैसी ही थी। मैली सी धोती और कंधे पर एक पुराना सा कंबल, माथे पर एक सफेद गमछा लपेटे हुए, ऊपर से नंगे बदन, हाथ में लाठी और मुंह में बीड़ी। उसे देखकर सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। डर वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो बूढ़ा आदमी उनके करीब आकर रुका और उन लोगों को देखकर उसने बीड़ी का एक कश लेते हुए कहा, कौन हो थे सा, मतलब कौन हो आप लोग और क्या कर रहा हो अट्ठे? थे लोगा को मालूम कोनी कि कितनी भयानक जंगल हैं, ओ बाहरी घाटो। उसने एक साथ सवालों की बौछार ही कर दी, क्यों आया हो अट्ठे? वहीं वे सब लोग अवाक होकर बस उसे देखे ही जा रहे थे। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस भयानक जंगल में उन्हें कोई इंसान भी मिल सकता है। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर साहब ने उसे शुरू से अब तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने भी उनकी बात को बड़ी गहराई से सुना और फिर पूरी बात सुनने के बाद हुंकार भरते हुए वो बोला, तो ये बात से आप सब शहर के लोगों को कह लागे हैं कि हम गांव वाले लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। अब तो देख लिया ना आपने की चीज है, ओ बाहरी घाटो, देख लियो कि ना? उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए रुचिका ने कहा, माफ कर दो बाबा, हमें नहीं पता था कि यहाँ ये सब हो जाएगा। आखिर ये जगह इतनी हॉन्टेड क्यों है? ऐसा क्या हुआ है यहाँ और हम कैसे निकल पाएंगे यहाँ से? प्लीज बाबा हमारी मदद कीजिए। वो बोला, इस जगह से बच पाना तो बहुत मुश्किल है बेटी, जानती हो यो बाहरी घाटो है, यहाँ पर तो साक्षात मौत बसती है। फिर अपने स्वर को मंद करते हुए वो आगे बोला, ये बाहरी घाटा तो यक्षों का गढ़ है, गढ़। कंपाते स्वर में राहुल ने उस बूढ़े बाबा से पूछा, यक्ष ये क्या होता है बाबा? वो बूढ़ा बाबा बोला, यक्ष एक प्रकार की योनि है, जैसे मानव योनि, पशु योनि, भूत योनि, पिशाच योनि, राक्षस योनि और दूसरी कई योनियां। पुराणों के अनुसार कुल 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक है ये यक्ष योनि। ये दो विपरीत गुणों से युक्त अद्भुत योनि हैं। कुछ यक्ष दैवीय स्वभाव वाले और दीनों की रक्षा करने वाले दैवीय सद्गुणों से युक्त होते हैं, वहीं कुछ यक्ष राक्षसी गुणों वाले, क्रूर, अत्याचारी व पैशाचिक मानसिकता वाले होते हैं। दैवीय गुणों से युक्त यक्षों का संबंध देवलोक से होता है। वे एक तरह से देवता ही होते हैं, बस ये देवताओं की भांति अमृतत्व से युक्त नहीं होते, किंतु इनकी आयु हजारों वर्षों की होती है। इनका जन्म प्रकृति द्वारा सीधे यक्ष योनि में ही होता है, जैसे कुछ भूत प्रेतों का भी प्रकृति द्वारा सीधे भूत योनि में जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार वहीं दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्ति वाले यक्षों का निर्माण इंसानों द्वारा तंत्र विद्या से किसी स्थान, बहुमूल्य वस्तु
किसी जलाशय अथवा किसी खजाने की सुरक्षा के लिए किया जाता है। वास्तव में ये यक्ष 10 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं जिनकी बलि यक्षराज को दी जाती है और फिर तंत्र विद्या द्वारा इनकी आत्मा को यक्ष के रूप में परिणित किया जाता है। ये यक्ष अत्यंत ही शक्तिशाली आत्मा होती है जो उस जगह अथवा वस्तु की हर परिस्थिति में हिफाजत करती है जिसकी सुरक्षा हेतु इनका निर्माण किया जाता है। इस स्थान पर भी ऐसे ही यक्षों का वास है। कहते हुए उस बूढ़े बाबा ने अपनी बात समाप्त की। उनकी ये बातें सुनकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। अत्यंत ही अधीर और व्याकुल मन से संतृप्त होते हुए रुचिका ने कहा, कैसे निर्दयी लोग होते होंगे जो मासूम बच्चों को, हे भगवान, सोचकर भी रूह कांप जाती है मेरी तो। उत्सुकतावश राहुल ने पूछा, लेकिन बाबा, आपने तो कहा कि किसी खजाने, किसी विशेष स्थान अथवा बहुमूल्य वस्तु की रक्षा के लिए इनका निर्माण किया जाता है। फिर ये जगह तो एक बीहड़ है। भला यहाँ ऐसा क्या खास है जो यहाँ पर इन यक्षों का निर्माण कर इन्हें बसाया गया? और ये सब किया किसने? उसकी बात सुनकर वो बूढ़े बाबा मुस्कुराने लगे। रुचिका ने बूढ़े बाबा से पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाबा? आखिर राहुल ने हंसने मुस्कुराने वाली तो कोई बात की ही नहीं है। फिर उस बूढ़े बाबा ने कहा, जो बात इस लड़के ने कही है वो हंसने वाली बात ही तो है। अरे, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, फिर भी कारण मारे से पूछो हो कि इस जगह में ऐसी क्या खास बात है। तो मारे को हंसना नहीं आवेगा तो क्या आवेगा? रुचिका ने फिर पूछा, क्या मतलब बाबा, आप कहना क्या चाहते हो? बाबा बोला, अरे बेटी का तुमने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? ये शहर है ना सिरोही। एक जमाने में ये एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी और ये नगर उस सिरोही रियासत की राजधानी, और राजधानी ही तो रियासत की आत्मा होवे है ना। इसलिए यहाँ के रजवाड़ों को इस नगर की सुरक्षा की खूब चिंता रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने राजपुरोहित से इस विषय पर चर्चा की। तब उन्होंने इस यक्ष विद्या के बारे में उन्हें बताया और इसका प्रत्यक्षीकरण किया गया इस बाहरी घाटे में, क्योंकि सिरोही नगर को तीनों ओर से इस बाहरी घाटे ने घेर रखा है। ऐसे में अगर बाहरी घाटे की सुरक्षा का प्रबंध ठीक तरह से हो जाए तो फिर महाराजा को केवल एक ओर की सीमा सुरक्षा का ही प्रबंध करना होगा, जो अत्यंत ही सरल और पुख्ता रूप से हो सकता था। एक ओर की सीमा सुरक्षा करना फिर इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए इस बाहरी घाटे में ढेर सारे किशोर व बच्चों की बलि दी गई और उन्हें यक्षों के रूप में परिणित किया गया, जिससे इस नगर की पूर्ण सुरक्षा हो सके। इसलिए तो ये नगर सिरोही कभी किसी का गुलाम नहीं बना, और ये झूठ नहीं, सत्य है, शाश्वत सत्य। सिरोही को कभी कोई नहीं जीत सका, न ही अंग्रेज और न ही मुगल। चाहे तो इतिहास उठाकर देख लियो। छोटी रियासत जानकर हर बड़ी से बड़ी रियासत इसे अपने राज्य में मिलाना चाहती थी, पर लाख कोशिशें करने के बाद भी सफलता न मिलने पर अंततः उसे संधि करने को विवश होना ही पड़ता था। यहाँ इन यक्षों की आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, तब इस बाहरी घाटे को चीरकर इसके मध्य से इस हाईवे का निर्माण किया गया और यहाँ से लोगों की गाड़ियों की अनियंत्रित आवाजाही शुरू हो गई, जिससे यक्ष गुस्से से पागल हो गए और यहाँ दिन प्रतिदिन भयंकर से भी भयंकर और विभत्स हादसे होने लगे। कहते हैं जब ये हाईवे बना था तब भी पत्थरों और चट्टानों के नीचे दबने से कई मजदूरों की मौत हो गई थी। वे सब लोग जो यहाँ मारे गए हैं, अब उनकी अतृप्त प्रेतात्माएं भी यहाँ भटकती रहती हैं और लोगों को अपना शिकार भी बनाती हैं। इस नगर पर जहाँ एक और सिरणवानाथ भगवान श्री सारणेश्वर महादेव का आशीर्वाद है, वहीं इस बाहरी घाटे ने यक्षों की सुरक्षा का कवच पहना हुआ है। इसलिए तो इसे देवनगरी भी कहते हैं। देवनगरी सिरोही के इस अनकहे सत्य को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ यक्षों को बसाने की बात महाराज ने इतनी गुप्त रखी थी कि अपनी रानी को भी कभी नहीं बताई। ये बात केवल दो ही लोग जानते थे, एक तो वो राजा जिन्होंने इन यक्षों की उत्पत्ति करवाई थी, और दूसरे उनके पुरोहित जिन्होंने यक्षों को बनाया था। उन दोनों के सिवा कोई तीसरा इस सत्य को नहीं जानता।
उनकी बातें सुनकर वे सब लोग हैरान परेशान हो गए। उनके मन में प्रश्न उठा कि यदि ये बात कोई नहीं जानता तो फिर ये बूढ़े बाबा कैसे जानते हैं। अतएव राहुल से रहा नहीं गया और उसने उन बूढ़े बाबा से पूछ ही लिया, क्या फेंक रहे हो बाबा? अगर ऐसा है तो फिर आप ये सब कैसे जानते हो? क्या आप भी कोई भूत हो? हंसते हुए राहुल बोला, या फिर यूं ही हम डरे हुए हैं तो हमें और डरा रहे हो। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा, वो भी इतना जोर से कि पूरा का पूरा जंगल उसकी हंसी से गुंजायमान हो उठा और देखते ही देखते वहां कई यक्ष प्रकट हो गए। सिर पर एक छोटा सा मुकुट और तन पर सिर्फ एक लंगोट, बाकी पूरा शरीर नग्न। उनकी देह को देखकर उसकी कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता था, जैसे कोई शरीर नहीं, वज्र की बनी काया हो। कद कद इतना बड़ा कि बड़े बड़े विशाल पेड़ भी उनके सामने कदहीन नजर आ रहे थे। उनकी आवाज, उनका शरीर, उनकी हंसी तथा आदमखोर जानवरों जैसे नुकीले दांत और पंजे, साथ ही उनके गले में पहनी हुई मुंडमाला, उन्हें देखकर भय के मारे उन सबका कलेजा मुंह को आ रहा था। इतने भयानक यक्षों को एक साथ देखकर वे सब भय से हतप्रभ हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके समक्ष कई राक्षस आ खड़े हों। अभी तो वे लोग इस भय से उबरे भी नहीं थे कि उन्हें एक और सदमा लगा। वो बूढ़ा आदमी जिसने उन सबको बाहरी घाटे का इतिहास बताया था, वो भी अपना स्वरूप बदलकर अपने मूल यक्ष स्वरूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर उन सबको गंभीर आघात लगा। भय से उनके शरीर थर थर कांपने लगे, उनके होंठ सूख गए, बोली जैसे गले में ही अटक गई, सांसें मानो थम सी गई, शरीर डर से पीला पड़ गया। अब तक जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो सब तो इस दृश्य के सामने कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और उस पर सबसे ज्यादा आघात तो उन्हें इस बात का लगा कि वे अब तक एक खूंखार यक्ष से सामान्य इंसान जैसा व्यवहार कर रहे थे, एक भयानक यक्ष से बातें कर रहे थे। अजीब, ये बात वाकई चौंकाने और भयभीत करने वाली थी। वहीं वो बूढ़ा आदमी जो अब यक्ष बन चुका था, जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अब तुम लोगों की बोलती कैसे बंद हो गई? हाथ जोड़कर बिलखते हुए रुचिका ने विनती की, हमें माफ कर दो यक्षराज, हम यहां से दूर चले जाएंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो प्लीज। शैतानी हंसी हंसते हुए वो यक्ष बोला, ये नहीं हो सकता। अगर तुम लोग यहां से जिंदा बच गए तो यहां हमारी शांति भंग करने दूसरे लोग आएंगे, लेकिन अगर तुम लोग मर गए तो फिर यहां कभी कोई नहीं आएगा। राहुल और प्रिया ने भी घुटनों के बल गिरकर उनसे दया की भीख मांगी। नहीं प्लीज, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए प्लीज। प्रोफेसर साहब भी रिक्वेस्ट करते हुए बोले, आप लोग इन बच्चों को छोड़ दीजिए, चाहे तो मुझे मार दीजिए, पर इन्हें छोड़ दीजिए। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन्हें तो मैं यहां लेकर आया था, इन्हें माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपसे। वो बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम लोग यहां से जीवित नहीं जा सकते। और फिर अब तो तुम इस जगह के सत्य से भी अवगत हो चुके हो, जो हमारे स्वामी कभी नहीं चाहते थे कि कोई उसे जाने। अतः ये रहस्य केवल रहस्य ही रहेगा, कोई भी इंसान कभी इसे नहीं जान सकेगा। ये राज तुम सबकी मौत के साथ ही सदा के लिए इस बाहरी घाटे में सिमट कर रह जाएगा। और ये कहते हुए वे सब यक्ष उन लोगों पर टूट पड़े। सब कुछ, उन लोगों की मौत के साथ ही सब कुछ सदा के लिए समाप्त हो गया। उनके सपने, उनका रिसर्च, उनका करियर और उनकी जिंदगी, सब कुछ, बस कुछ खत्म नहीं हुआ तो बाहरी घाटे का अंत तक। दूसरे दिन जब गुप्ता जी वहां आए तो उन्हें कैंप में कोई भी नजर नहीं आया। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर साहब और पुलिस को इस बात की सूचना दी। जब पुलिस की टीम ने उस जंगल की खाक छानी तो उन्हें अलग अलग जगहों से उन लोगों का सामान और क्षत विक्षत शरीरों के कई टुकड़े मिले, लेकिन वे चारों जो उन यक्षों के हाथों मारे गए थे, उनका न तो कोई सामान मिला और न ही लाश। साथियों, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, मैं नहीं जानता कि इस कहानी पर आप कितना विश्वास करेंगे, और शायद आप लोगों के काफी सारे सवाल भी होंगे कि अगर वहां पर प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी तो ये वाली बात हमको किसने बताई। तो देखिए, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि वहां के बुजुर्ग लोग
उन आत्माओं के बारे में, यानी उन यक्षों के बारे में काफी सारी बातें बताते हैं। शायद हो सकता है कि उस राजा के साम्राज्य के खत्म होने के बाद में धीरे धीरे वो चीजें बाहर आने लगी हों और आम में लोगों के बीच इस तरह की धारणाएं बढ़ने लगी हों। अब दोस्तों, बिना आग के धुआं तो नहीं उठता, यानी कुछ ना कुछ तो वहां पर ऐसा हुआ होगा, या कुछ लोगों ने अपनी आंखों से इन चीजों को होते हुए देखा होगा, तभी तो इस तरह की धारणाएं बनती हैं। हालांकि आज भी काफी सारे लोग उस हाईवे को नॉर्मल ही मानते हैं और ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर जो बालाजी का मंदिर बना हुआ है और जो इंसान उस बालाजी के आगे नतमस्तक हो जाता है, उसके ऊपर ऐसी आने वाली कोई भी बला क्यों न हो, उसको स्वयं ही बालाजी महाराज हटा देते हैं। अगर ऐसी कोई चीज नहीं होती तो वहां से गुजरने वाले आमजन उस बालाजी के मंदिर के सामने नतमस्तक नहीं होते, शायद उसको इग्नोर करते हुए निकल जाते, जैसे कि यह प्रोफेसर और स्टूडेंट निकले थे। खैर, बाकी तो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही इन चीजों पर विश्वास करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी कहानी सुनकर आपको कुछ नया अनुभव मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा और इस पूरी कहानी में आपको काफी आनंद भी आया होगा। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और ये लिखने वालों का नाम मैं अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। कैलाश गागड़े पुणे, सैयद अशहद मणिपुर, रामकुमार शर्मा यूपी, वीरेंद्र ऋषिकेश, पुष्पा राणा नागपुर, रवि कोहली उत्तराखंड, नेहा कुमारी, श्याम मोहन मिश्र रायबरेली, नितिन वाराणसी, अशोक सक्सेना लखनऊ, अमित सिंह दिल्ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।